ओके, स्टार्ट करते हैं पॉलिटी। और पॉलिटी में हम लोगों ने डीपीएसपी को खत्म कर लिया था। और कल लास्ट के लेक्चर में हमने देखा था कि भाई डीपीएसपी में जितने आर्टिकल्स हैं उन्हें हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। कुछ को सोशल, कुछ को गांधीयन और कुछ को लिबरल, है ना। 3 कैटेगरी हमने बनाई हुई थी और हमने देखा था कि किस तरीके से हम किस आर्टिकल को सोशल में रखेंगे, गांधीयन में रखेंगे और लिबरल वाली कैटेगरी में रखेंगे। अब हम लोग समझते हैं कि कुछ ऐसे केसेस जो डीपीएसपी से रिलेटेड थे और वो इम्पोर्टेंट है, जो अपने स्टेट पीसीएस या यूपीएससी के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, फ्री में स्टेटमेंट बनाकर दिया जा सकता है। लेकिन उससे पहले हमें एक और बात पर ध्यान देना होगा। जैसे इस बात पर कि अगर कभी पूछ लिया किसी ने कि बताओ अच्छा डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट, इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज है या क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, क्या सिमिलैरिटीज है या क्या डिफरेंसेस है। तो हमको पता है सबसे इंपॉर्टेंट की जो फंडामेंटल राइट्स है, हम यहाँ शुरू करते हैं। जैसे एक साइड में लिख देता हूँ फंडामेंटल राइट, यहाँ मैं लिख दूंगा फंडामेंटल राइट और यहाँ लिख देता हूँ डीपीएसपी। देखो, फंडामेंटल राइट ये नागरिकों को मिलता है, यानी सिटीजन्स के लिए होता है। इसके लिए सिटीजन्स के लिए। क्या ये गवर्नमेंट के लिए होता है? नॉट फॉर गवर्नमेंट। ठीक है, नॉट फॉर गवर्नमेंट। फंडामेंटल राइट सिटीजन्स के लिए होता है, गवर्नमेंट के लिए नहीं होता है। लेकिन जो डीपीएसपी होती है ये गवर्नमेंट के लिए होती है। ठीक है, ये गवर्नमेंट के लिए होती है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट का कहने का मतलब यहाँ से हर वो स्टेट के जो हेड रहेंगे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन होंगे, हेड के जो इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड रहेंगे उनकी बात कर रहा है। उनको ये आदेश देता है, निर्देश देता है कि आपको लोगों के लिए कुछ न कुछ करना चाहिए। ठीक है, फंडामेंटल जो राइट है ये हमें जन्म से ही मिल जाता है ना, बाय बर्थ। जैसे जैसे हमने जन्म लिया, हमें हमारे चाहे हमको चिल्लाना है, रोना है, गाना है, नाचना है, सारे अधिकार फंडामेंटल राइट्स को मिल जाते हैं। लेकिन डीपीएसपी ये गवर्नमेंट के ऊपर है। गवर्नमेंट देना चाहती है तो दे सकती है, नहीं देना चाहती है तो नहीं दे सकती है। तो डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट। ठीक है, डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट। उसके बाद फंडामेंटल राइट ये कोर्ट के द्वारा इनफोर्सेबल है। इनफोर्सेबल बाई कोर्ट। लेकिन डीपीएसपी कोर्ट के द्वारा इनफोर्सेबल नहीं है, नॉट इनफोर्सेबल। ठीक है, नॉट इनफोर्सेबल, है ना। हमने क्या क्या देखा अभी? फंडामेंटल राइट सिटीजन्स के लिए होता है, डीपीएसपी गवर्नमेंट के लिए होता है। फंडामेंटल राइट हमें जन्म से ही मिल जाता है, लेकिन डीपीएसपी गवर्नमेंट देना चाहे तो दे सकती है। चाहे तुम्हारे जन्म के पहले दे, जन्म के बाद दे, बीच में दे, बुढ़ापे में दे, जब गवर्नमेंट चाहे तब दे सकती है। नहीं देना चाहती तो नहीं दे सकते हैं। फंडामेंटल राइट के बारे में हमने देखा कि ये इनफोर्सेबल है। अगर हम इसका वोलेशन होता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, इसके लिए लड़ सकते हैं। लेकिन डीपीएसपी कोर्ट के द्वारा इनफोर्सेबल नहीं होता है, हम इसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। इतना चीज क्लियर हुआ? ठीक है, और कुछ ऐसा लगता है जो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में सिमिलैरिटी हो सकती है? दिमाग में कुछ आ रहा है? फंडामेंटल राइट में हम लिख सकते हैं कि भाई आर्टिकल 12 से लेकर के 35 के बीच में आने वाले जितनी भी राइट्स है वो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आते हैं। लेकिन 36 से लेकर के 51 के बीच में जितना भी कुछ आएगा वो डीपीएसपी के अंडर आएगा, है ना। तो ये कुछ 3-4 पॉइंट रहेंगे जो हम फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में डिफरेंसेस लिख सकते हैं। इतना क्लियर है? चलो अब हम आगे देखते हैं कि इसी डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट से रिलेटेड ना कुछ केसेस हुए थे, कुछ जजमेंट्स आए हुए थे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं।
वो फेमस जजमेंट के बारे में पूछता है, हम उसके बारे में समझेंगे। तो देखो पहला जो जजमेंट था वो था चंपकम दोराई राजन। नाम सुना है? चंपकम दोराई राजन, ठीक है। चंपकम दोराई राजन वर्सेस मद्रास, ठीक है। चंपकम दोराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, मद्रास, ठीक है, स्टेट ऑफ मद्रास। ये केस हुआ था 1951 में। ये केस हुआ था कब? 1951 में, ठीक है, 1951 में, 1951 में। कौन सा? चंपकम दोराई राजन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। अब देखो हम लोग को वकील की पढ़ाई नहीं करनी है और ना ही जज बनना है। हम एक यूपीएससी एस्पिरेंट है। हमें इस केस के अंदर के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन्हें याद रखने हैं, जो किससे रिलेटेड होने चाहिए? डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट से, ठीक है। हाँ, हमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि भाई अच्छा चंपकम दोराई राजन के साथ क्या हुआ, जो मद्रास में, मद्रास कोर्ट, हाई कोर्ट में इसको मतलब मद्रास के अकॉर्डिंग अगेंस्ट उनको केस फाइल करना पड़ा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है अपना डिसीजन सुनाया। ये सारी जानकारी हमारे किसी काम की नहीं है। बस इतना इंपॉर्टेंट याद रखना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या। सुप्रीम कोर्ट ने चंपकम दोराई राजन केस में कहा कि जो भी डीपीएसपी होगा ना, डीपीएसपी, डीपीएसपी बोले तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये फंडामेंटल राइट के सबऑर्डिनेट होगा। मैं समझाता हूं। सुप्रीम कोर्ट सेज डीपीएसपी इज सबऑर्डिनेट ऑफ फंडामेंटल राइट, ठीक है। अब इसका मतलब समझो कि कभी भी जैसे डीपीएसपी में कुछ आर्टिकल है, फंडामेंटल राइट्स में कुछ आर्टिकल है, हम देखने को हमको मिलता है कि डीपीएसपी के कुछ आर्टिकल, फंडामेंटल राइट के कुछ आर्टिकल कॉमन हो जाते हैं। जैसे कहता है डीपीएसपी में कि जो एससी एसटी के लिए हमें स्पेशल प्रोविजन बनाने चाहिए, और फंडामेंटल राइट में भी रिजर्वेशन की बात कहता है ना। हाँ, तो कहता है सुप्रीम कोर्ट कि कभी भी तुम ऐसे नियम कानून नहीं बनाओगे जिससे डीपीएसपी ज्यादा मजबूत हो जाए और फंडामेंटल राइट कमजोर हो जाए। कभी भी फंडामेंटल राइट हमेशा मजबूत रहेगा, डीपीएसपी उसके अंडर काम करेगी। तो सब ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है कि डीपीएसपी फंडामेंटल राइट के अंडर काम करेगी। डीपीएसपी को हम कभी भी फंडामेंटल राइट से मजबूत नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो चंपकम दोराई राजन में कहेगा कि किसे ज्यादा मजबूत या किसे ज्यादा पावरफुल बताया गया है, डीपीएसपी या फंडामेंटल राइट को? फंडामेंटल राइट को, ठीक है, फंडामेंटल राइट को। यानी चंपकम दोराई राजन में कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि फंडामेंटल राइट हैज मोर वैल्यू देन डीपीएसपी, और डीपीएसपी इज सबऑर्डिनेट टू फंडामेंटल राइट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बताओ चंपकम दोराई राजन वर्सेस मद्रास केस कब हुआ? 1951 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिया? टू फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी सबऑर्डिनेट टू फंडामेंटल राइट, सबऑर्डिनेट टू फंडामेंटल राइट। सबऑर्डिनेट का क्या मतलब है? फंडामेंटल राइट के अंडर काम करेगा डीपीएसपी, ज्यादा पावरफुल फंडामेंटल राइट है, ठीक है, ओके। फिर दूसरा केस होता है गोलकनाथ वर्सेस पंजाब। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, स्टेट ऑफ, ठीक है, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये हुआ 1967 में, 1967 में, 1967 में। इसमें कुल 11 जज थे, 11 जज, ठीक है, कुल 11 जज थे। अच्छा बताओ, जिस केस को 11 जज मिल करके सुन रहे हो, उस केस में बैठाए गए बेंच को किस टाइप का बेंच कहा जाएगा? करेक्ट,
कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब भी कभी 5 जज या 5 से अधिक जजों की कोई बेंच बनती है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहा जाता है। ठीक है, तो गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 में, इसमें कोर्ट ने मतलब सुप्रीम कोर्ट ने एक अगेन ऑर्डर दिया और कहा कि जो डीपीएसपी है ना वो फंडामेंटल राइट की सप्लीमेंट्री है, यानी पूरक है। ध्यान से समझना क्या कहा इसमें, डीपीएसपी इज सप्लीमेंट्री टू फंडामेंटल राइट। ठीक है, डीपीएसपी सप्लीमेंट्री टू फंडामेंटल राइट। देखो पहले में कहा था कि डीपीएसपी सबऑर्डिनेट होगा फंडामेंटल राइट के, लेकिन बाद में गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में कहा कि डीपीएसपी सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, पूरक। हिंदी में हम क्या कहते हैं, पूरक। जैसे जैसे मुझे अगर चाय बनानी है, चाय क्या बनाना है, टी में दो कंपोनेंट इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो शुगर चीनी और दूसरा चाय पत्ती, कॉफी डाल दू, है ना। अगर मुझे चाय बनानी है या कॉफी बनानी है तो भाई कॉफी के लिए, कॉफी बनाना है तो उसमें कॉफी इंपॉर्टेंट है और शुगर दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। क्या बिना शुगर के कॉफी बनाई जा सकती है, बनाई जा सकती है। जो है पीते हैं ना कि बिना शुगर वाली कॉफी चाहिए, है ना, ब्लैक कॉफी होता है, या कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि बिना शुगर वाली चाय बना दो। तो अगर हम चाय में देखें तो ये शुगर ज्यादा इंपॉर्टेंट मैटर नहीं करता, लेकिन इसके साथ मैटर क्या करेगा, दूध या पानी, दूध या पानी, मिल्क या वाटर, मिल्क या वाटर। क्या बिना मिल्क या वाटर के हम लोग चाय या कॉफी बना पाएंगे, नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि तुमको पीना क्या है। अगर कॉफी पीना है तो कॉफी का होना जरूरी है, और चाय पीना है तो चाय का होना जरूरी है, और उसे बनाने के लिए हमें चाहिए दूध या पानी। तो हम कह सकते हैं ना कि अगर हमें कॉफी या चाय बनानी है तो ये दोनों चीजें तो होने ही चाहिए। कौन कौन से, दूध या कॉफी, दूध और कॉफी, या पानी या चाय। ठीक है, तो उसी तरीके से कहा कि गोलकनाथ में जो डीपीएसपी है ना ये सप्लीमेंट्री है फंडामेंटल राइट के, यानी तुम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते कि तुम फंडामेंटल राइट को बहुत बड़ा कर दो या डीपीएसपी को बहुत बड़ा कर दो, या डीपीएसपी को बहुत छोटा कर दो या फंडामेंटल राइट को बहुत छोटा कर दो, है ना। तो दूसरे केस में गोलकनाथ में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि डीपीएसपी सप्लीमेंट्री है फंडामेंटल राइट के। ठीक है, डीपीएसपी सप्लीमेंट्री है फंडामेंटल राइट के। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। देखो सुप्रीम कोर्ट जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पास खुद पावर है कि वो अपने डिसीजन को समय समय पर अगर जब चाहे तो चेंज कर सकती है आर्टिकल 139 का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो जैसे पहले में उसने कहा कि हम यहाँ पर फंडामेंटल राइट को ज्यादा पावरफुल बनाते हैं, फिर कहता है कि नहीं डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, दोनों ही क्या है, सप्लीमेंट्री है, दोनों ही सप्लीमेंट्री है, एक साथ चलेंगी। ठीक है, ओके। उसके बाद एक और केस होता है एन एम थॉमस, तो तीसरा केस एन एम थॉमस वर्सेस केरला, स्टेट ऑफ केरला, मैं केरला लिखूंगा। ठीक है, एन एम थॉमस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, एन एम थॉमस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये होता है 1976 में, 1976 में, 1976 में। ठीक है, 1976 में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया कि अगर कभी भी डीपीएसपी हो या फंडामेंटल राइट हो, इसमें अगर डिसबैलेंस होता है या किसी के, जैसे कि फंडामेंटल राइट है उसमें किसी के राइट्स का वायलेशन होता है तो आदमी डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। लेकिन अगर डीपीएसपी में भी कुछ हो रहा है जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है। क्या कहा मैंने,
कोर्ट, मैं लिख देता हूँ, कोर्ट कैन इंटरफेयर, कोर्ट कैन इंटरफेयर ड्यूरिंग इनबैलेंस कंडीशन, अनबैलेंस कंडीशन ऑफ डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट। देखो जैसे अभी पीछे वाले में क्या कहा था कि दोनों को हमें बैलेंस करके चलना है, सप्लीमेंट्री हैं दोनों एक दूसरे के। फिर तीसरे में कहता है कि अगर इनका बैलेंस बिगड़ता है, किसका, डीपीएसपी या फंडामेंटल राइट का, तब उसमें कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है। समझा, कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है। इतना चीज क्लियर हुआ ना। जैसे कि अगर फंडामेंटल राइट में मैंने कहा कि किसी का वायोलेशन होता है वो लोग डायरेक्टली चले जाते हैं कोर्ट, डीपीएसपी में कोर्ट हम लोग जा नहीं सकते हैं। लेकिन इसमें कहा है कि अगर ये बैलेंस गड़बड़ होता है, फंडामेंटल राइट में उन्होंने कोई ज्यादा चेंजेस कर दिया जिससे डीपीएसपी एकदम खत्म होने के कगार पे आ जाए, या डीपीएसपी को इतना स्ट्रांग बना दिया जाए कि फंडामेंटल राइट में दिए गए आर्टिकल्स का वायोलेशन होने लगे, तब ऐसी सिचुएशन में कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है। ठीक है, कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है। इतना क्लियर है? ओके। उसके बाद नेक्स्ट केस की तरफ चलते हैं, मिनर्वा मील। देखो चौथा केस होता है मिनर्वा मील वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन या यूनियन ऑफ स्टेट ऑफ यूनियन को, जैसे पूरे भारत का स्टेट ऑफ यूनियन, या यूं कहें तो यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। मिनर्वा मील वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि मैं स्टेट ऑफ यूनियन का हटा के यूनियन ऑफ इंडिया कर देता हूँ। भारत सरकार के ऊपर स्टेट ऑफ यूनियन का मतलब भी वही होता है कि पूरे भारत के खिलाफ, या भारत में जिसकी गवर्नमेंट है उसके खिलाफ केस कर देना। या यूनियन ऑफ स्टेट का मतलब भी क्या होता है, भारत गवर्नमेंट के खिलाफ केस करना। अभी तक हम देख रहे थे कि केरला के खिलाफ था, केरला मतलब केरला गवर्नमेंट के खिलाफ, पंजाब मतलब पंजाब गवर्नमेंट के खिलाफ। लेकिन यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब भारत के गवर्नमेंट के खिलाफ केस कर देना। ठीक है, भारत के गवर्नमेंट के खिलाफ केस कर देना। ये उस वक्त, ये मामला है लगभग 1980 की। कब का? 1980 में जो इंदिरा गांधी थी, इंदिरा गांधी ने एक मिनर्वा मील, एक जगह वहां उस मील को पूरी तरीके से नेशनलाइज करना चाहती थी। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये जमीन मेरी हो गई, अब मतलब गवर्नमेंट हो गई और गवर्नमेंट इसे अपने अंडर ले लेगी। तो जो मिनर्वा मील का जो मालिक था उन्होंने जो है आर्टिकल अपना 19G का हवाला दिया और बताया कि भाई किस तरीके से प्रॉपर्टी हमारी है, कोई भी हमारी प्रॉपर्टी को छीन नहीं सकता है। ठीक है, कोई भी हमारी प्रॉपर्टी को छीन नहीं सकता है। इतना चीज क्लियर हुआ क्या? ओके। तो इसमें जो कोर्ट था, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक बात कहा कि जो बैलेंस है, अभी जैसे ऊपर क्या कहा था कि अगर डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट में अनबैलेंस होता है तो सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर सकती है। इसमें मिनर्वा मील केस में कहा कि अगर डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट का बैलेंस गड़बड़ होता है या कोई भी गवर्नमेंट हो उसको गड़बड़ कर नहीं सकती है। बैलेंस बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड। ठीक है, अब बैलेंस कैसे गड़बड़ होगा इस बात को समझो। मैं पहले लिख देता हूं, बैलेंस ऑफ डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट कैन नॉट बी डिस्ट्रैक्टेड। ठीक है, मतलब गड़बड़ नहीं कर सकते हैं हम लोग, बैलेंस को बिगाड़ नहीं सकते। अब बैलेंस कैसे बिगड़ेगा? जैसे मैंने कहा कि डीपीएसपी में SC/ST के लिए स्पेशल प्रोविजन की बात कही गई है कि नहीं कही गई है। और फंडामेंटल राइट में इक्वलिटी या रिजर्वेशन की बात कही गई है। लेकिन
तुम डीपीएसपी में ऐसा नहीं कर सकता कि कोई स्टेट रहे, जैसे मान लो यूपी है, और यूपी में ये कह दिया जाए कि जितने भी यादव जी लोग हैं, यादव जी लोग, उन सबको 100% रिजर्वेशन है, यानी किसी फील्ड में सारी सीटें यादव जी के लिए बुक हो जाएंगी। ये तो तुमने गवर्नमेंट है डीपीएसपी में दे दिया, लेकिन बताओ यहाँ फंडामेंटल राइट में है आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी, इसका वोलेशन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि अगर तुम किसी एक पर्टिकुलर कास्ट या माइनॉरिटी या रिलीजन को तुम 100% रिजर्वेशन दे दोगे तो बाकी लोग क्या करेंगे? तो यहाँ पर तो एक बहुत बड़ा अनबैलेंस क्रिएट हो गया कि नहीं, डिसबैलेंस क्रिएट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। तो यहीं पर कहा मिनर्वा मिल के तहत सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट का जो बैलेंस है उसे कोई भी गवर्नमेंट हो या कोई भी इंसान हो डिस्ट्रैक्ट नहीं कर सकती है, गड़बड़ नहीं कर सकती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो बताओ मिनर्वा मिल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या डिसीजन आया था? हाँ, बैलेंस का डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। थॉमस एनएम थॉमस वर्सेस केरला में क्या कहा गया? हाँ, अगर डिसबैलेंस होता है या अनबैलेंस होता है तो कोर्ट इंटरफेयर कर सकता है। उसके बाद चंपकम दोराई राजन की अगर बात करें तो उसमें क्या कहा? चंपकम दोराई राजन ने कहा सब ऑर्डिनेट है, ठीक है, सब ऑर्डिनेट है। और गोलकनाथ में कहा कि सप्लीमेंट्री है, ठीक है। हाँ, तो याद करो फिर से, पहले चंपकम दोराई राजन, फिर गोलकनाथ, फिर थॉमस और फिर मिनर्वा मिल, ठीक है, चार। पहले कौन सा? चंपकम दोराई राजन, गोलकनाथ, मिनर्वा मिल, सॉरी थॉमस और मिनर्वा मिल, ठीक है। चंपकम दोराई राजन, गोलकनाथ, थॉमस और मिनर्वा मिल, ठीक है। सीजीटीएम याद रहेगा तो ऐसे भी याद हो जाएगा, ठीक है। चंपकम दोराई राजन, गोलकनाथ, थॉमस और मिनर्वा मिल। चंपकम दोराई राजन, गोलकनाथ, थॉमस और मिनर्वा मिल। चंपकम दोराई राजन में कहा ये है सब ऑर्डिनेट है डीपीएसपी फंडामेंटल राइट के। इसमें कहा कि सप्लीमेंट्री है। इसमें कहा कि बैलेंस अगर गड़बड़ हुआ तो कोर्ट इंटरफेयर करेगा, और इसमें कहा कि बैलेंस हम गड़बड़ नहीं कर सकते। समझा? ओके। इसी तरीके से एक और केस हुआ था, आपका केस अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसमें इसमें एक बात कही गई, देखो जो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी होते हैं ना, वो हमें अलग अलग तरीके के राइट्स देते हैं। फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी गिव अस डिफरेंट राइट्स। कौन से डिफरेंट? तो जैसे फंडामेंटल जो राइट होता है वो हमें सिविल और पॉलिटिकल राइट देता है, ठीक है। सिविल प्लस पॉलिटिकल राइट। लेकिन जो डीपीएसपी ये हमें सोशल और इकोनॉमिकल राइट देता है ना, सोशल और इकोनॉमिकल, ठीक है। तो ये दो पॉइंट याद रखना। इसमें अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, अशोक कुमार ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में पहला क्या कहता है? फंडामेंटल राइट हमें एक तो नागरिकों का अधिकार है यानी सिविल है, और पॉलिटिकल राजनैतिक अधिकार है, ठीक है। ओके। डीपीएसपी में कहता है कि ये समाज के लिए है, सोशल है, और वहां के लोगों का इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए भी है, इकोनॉमिकल है, ठीक है। तो सोशल और इकोनॉमिकल राइट हमें कौन देता है? डीपीएसपी। और फंडामेंटल राइट जो है वो सिविल और पॉलिटिकल राइट देता है।
ठीक है, सिविल और पॉलिटिकल राइट देता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बताओ हमने कौन कौन से केस पढ़े। ये 5 केस याद रखना वैसे ही एकदम लाइन से, ठीक है, क्योंकि इसका कभी कभी क्रोनोलॉजी पूछ देता है कि कौन सा केस कब हुआ। ठीक है, तो पहले चंपकम दोराई राजन, दूसरा गोलकनाथ थॉमस, उसके बाद मिनर्वा मिल, फिर अशोक कुमार ठाकुर, अशोक कुमार ठाकुर। ठीक है, चंपकम दोराई राजन, गोलकनाथ थॉमस, मिनर्वा मिल और जो है अशोक कुमार ठाकुर, अशोक कुमार ठाकुर। अगर डेट नहीं याद है तो कम से कम ये याद रखना ना, CGTMA, ठीक है, CGTMA, CGTMA, चंपकम दोराई राजन, गोलकनाथ थॉमस, मिनर्वा मिल, अशोक कुमार ठाकुर। ठीक है, चंपकम दोराई राजन कब हुआ? तो 1951 में, जैसे ही गवर्नमेंट बनती है 1951 में। उसके बाद 67 में, फिर 67 को इसी को उल्टा कर दो 76 हो जाएगा, फिर 4 साल बाद 80 में और फिर 2008 में। ठीक है, 2008 में। ये डेट भी याद कर सकते हो, 51, 67, 76, 80, 2005, है ना। 60, 51, 67, 76 ये दोनों तो एकदम याद रहेगा। पहला 67 उल्टा कर दो 76, 4 साल बाद 80, फिर 8, 2008, 80, 2008, 80, 2008, इसमें भी इधर कर दो 2008 हो जाएगा, है ना। हाँ, तो 51, 67, 76, 19 ये 80 और 2008। चंपकम दोराई राजन, गोलकनाथ थॉमस, मिनर्वा मिल, अशोक कुमार ठाकुर। बताओ चंपकम दोराई राजन में क्या कहा? सब ऑर्डिनेट, मेन टर्मिनोलॉजी सब ऑर्डिनेट, सब ऑर्डिनेट। गोलकनाथ में सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। उसके बाद थॉमस में कोर्ट इंटरफेयर्स, कोर्ट इंटरफेयर, कोर्ट इंटरफेरेंस। उसके बाद मिनर्वा मिल में कैन नॉट बी डिसबैलेंस्ड, कैन नॉट बी डिसबैलेंस्ड। उसके बाद अशोक में सिविल प्लस पॉलिटिकल राइट, पॉलिटिकल राइट। और डीपीएसपी सोशल प्लस इकोनॉमिकल। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हमारा जो फंडामेंटल कह रहा हूँ डीपीएसपी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाता है, मतलब इससे रिलेटेड अब कोई भी क्वेश्चन छूटेगा। ठीक है, ओके। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं और बाकी की स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।